हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लग्जेटिव्स के बारे में। जो लग्जेटिव्स हैं इनका दूसरा नाम है पुर्गेटिव्स और कैथार्टीज। ठीक है, तो अपन बात करेंगे यहाँ पे कि लग्जेटिव होते क्या हैं, किस तरह से इनका यूज होता है, कितने टाइप के होते हैं ये। तो बहुत बार क्या होता है कि अगर सीवियर कॉन्स्टिपेशन अगर होता है, ठीक है, स्टूल पास अगर नहीं हो पाए प्रॉपरली, तो हमें लग्जेटिव्स जो हैं इनका क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लग्जेटिव्स जो हैं वो फैसिलिटेट करते हैं किसको, इवैक्यूएशन को ऑफ फॉर्म्ड स्टूल फ्रॉम द बाउल। ठीक है, यानी कि जो स्टूल जो पास नहीं हो पा रहा, ठीक है, उसको क्या करते हैं यहाँ पर वो इवैक्यूएट करते हैं, उसको बाहर निकाला जाता है इनको। ओके, अब बाहर कैसे निकालेंगे, वो थोड़ा सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसको लूज किया जाता है, सॉफ्ट किया जाता है उसको, ठीक है, या फिर वाटरी स्टूल में कन्वर्ट करके उसको पास किया जाता है यहाँ पर। जो पुर्गेटिव्स है वो क्या कॉज करते हैं भाई, यहाँ पर वो इवैक्यूएशन करते हैं वाटरी स्टूल का, यानी कि जो वाटरी स्टूल होगा उसको बाहर निकालने में क्या करते हैं, ये हेल्प करेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि कौन कौन सी जो ड्रग्स हैं जो कि यूज होती हैं यहाँ पर एज ए लग्जेटिव्स। और ये जो हमारा क्लासिफिकेशन होगा ये बेसिस है किस पर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर, कि जो ड्रग है वो किस तरह से काम करती हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, उसके बेसिस पर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर लग्जेटिव को क्लासिफाई करेंगे। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले ऑस्मोटिक लग्जेटिव्स की। जो ऑस्मोटिक लग्जेटिव्स है इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आएंगी भाई, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम सल्फेट, लैक्टुलोज, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ये सभी के सभी ड्रग जो है वो किस में आती हैं, ऑस्मोटिक लग्जेटिव्स में आती हैं। और यहाँ पर लैक्टुलोज एक इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे आगे। ऑस्मोटिक लग्जेटिव्स के बाद सेकंड नंबर पर आता है बल्क लग्जेटिव्स। और ये जो बल्क लग्जेटिव्स है इसमें आप ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर हमें डाइटरी फाइबर देखने को मिलते हैं। और एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हो ब्रैन, मेथिल सेल्यूलोज एंड इस्फेगुला, जिसको अपन इसबगोल भी बोलते हैं, इसबगोल। तो ये आते हैं बल्क लग्जेटिव्स के अंदर। इसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास जो ड्रग है वो है स्टिमुलेंट और इरिटेंट लग्जेटिव्स। और इसमें आपको ये नाम याद रखने हैं यहाँ पर, बिसाकोडाइल एक इम्पोर्टेंट ड्रग है, नाम याद रखें यहाँ पर, सोडियम पिकोसल्फेट, फिनोप्थलीन, सेना, कस्कारा, सागराडा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बिसाकोडाइल जरूर याद रखिए। फिनोप्थलीन जो है वो हाईली टॉक्सिक होता है तो इसका यूज नहीं किया जाता, और जो सोडियम पिकोसल्फेट है इसका समटाइम्स यूज किया जाता है। इसके बाद थर्ड नंबर के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ड्रग आती है वो है स्टूल सॉफ्टनर, यानी कि स्टूल को क्या करेंगे, सॉफ्ट करेंगी। और इसमें आप नाम याद रखिए लिक्विड पैराफिन एंड डोक्यूस्टेट्स। ठीक है, डोक्यूसेट्स, ये हमारे पास में दो ड्रग हैं जो कि स्टूल को सॉफ्ट करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास में 5-HT4 एगोनिस्ट, और इसमें आपको जो ड्रग है उसका नाम याद रखना है यहाँ पर प्रोकैलोप्राइड। ओके, और लास्ट है हमारे पास में यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, और इसमें जो ड्रग है उसका नाम है लुबिप्रोस्टोन। ओके, तो अपन अभी एक एक करके बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं यहाँ पर बल्क फॉर्मिंग लग्जेटिव्स के बारे में, कि बल्क फॉर्मिंग लग्जेटिव ड्रग्स जो हैं वो किस तरह से काम करती हैं, क्या इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। जो बल्क फॉर्मिंग लग्जेटिव्स हैं इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये इनडाइजेस्टिबल होते हैं, ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, तो आसानी के साथ इनका एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता। एग्जाम्पल में आप यह ध्यान रख सकते हो ब्रैन और इसबगोल। और ये काम क्या करते हैं भाई, तो ये ध्यान से समझिएगा यहाँ से, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, स्वेलअप होंगे, और साथ ही साथ में क्या करेंगे, ये जो स्टूल का जो बल्क है उसको क्या कर देंगे, ये इंक्रीज कर देंगे, तो इंक्रीज द बल्क ऑफ स्टूल। तो एक तरह से ये वो लग्जेटिव हैं जो कि जो बल्क होता है ना उसको क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, स्टूल को बल्क में फॉर्म करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं बिकॉज ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। ओके, ये जो हमारे पास में बल्क फॉर्मिंग लग्जेटिव्स है ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि ये मैकेनिकल डिस्टेंशन कोज करते हैं। ठीक है, और जो कॉलन होगा जो भी हमारे पास है उसको ये डिस्टेंड कर देंगे ल्यूमन को, और उस डिस्टेंशन की वजह से क्या होगा कि जो पेरिस्टाल्सिस है वो स्टिमुलेट होगा, और पेरिस्टाल्सिस के स्टिमुलेट होने की वजह से डिफिकेशन जो है वो प्रमोट होगा। बिकॉज आपको पता होगा कि अगर पेरिस्टाल्सिस अगर नॉर्मल से ज़्यादा अगर होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, डायरिया होता है। तो यहाँ पर इजीली जो है वो हमें डिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ओके,
सेकेंडली आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर जो फॉर्म हुआ है स्टूल, उसको बाहर निकालने में 1 से 3 दिन का यहाँ पर क्या लग सकता है भाई, टाइम लग सकता है यहाँ पर। तो इसमें 1 to 3 डेज लगेंगे फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ फॉर्म्ड स्टूल। यहाँ पर एक एग्जाम्पल अपन ने बताया था ब्रेन के अलावा, कौन सा था भाई, इसबगोल, जिसको इसफगुला भी कहा जाता है। ये एक प्लांट है जिसका नाम है प्लेंटेगो ओवेटा। तो प्लेंटेगो ओवेटा जो प्लांट है उसके सीड से इसको क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक नोट है यहाँ पर, और नोट में आपको ध्यान रखना है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी टेकन विद बल्क प्रोगेटिव्स टू अवॉइड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। यानी कि जब भी हम लोग जो बल्क प्रोगेटिव्स हैं या फिर बल्क लग्जेटिव अगर यूज करेंगे तो हमें लार्ज अमाउंट में, यानी कि ज़्यादा पानी हमें पीना पड़ेगा, बिकॉज ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अगर अपन नहीं पिएंगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होने के क्या रहेंगे, चांसेस रहेंगे, बिकॉज ये क्या करते हैं, स्टूल को जो है वो बल्क फॉर्म करते हैं ये, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर कि जो डाइटरी फाइबर्स हैं लाइक पेक्टिन, ये क्या काम करते हैं, ये बाइंड होंगे किसके साथ में, बाइल एसिड्स के साथ में, और बाइंड होकर के जो फीकल मैटर होगा उनमें उनके एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देते हैं। ओके, और जब ये प्रोसेस होती है तो इसके साथ साथ में ये जो प्लाज्मा लेवल होता है एलडीएल का, तो एलडीएल के प्लाज्मा लेवल को भी क्या कर देंगे, रिड्यूस करेंगे। तो ध्यान रखिए यहाँ पर ये बाइल एसिड्स जो होते हैं उनके एक्सक्रीशन को फीकल मैटर के अंदर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, जबकि जो एलडीएल होता है उसके प्लाज्मा लेवल को क्या करते हैं, ये रिड्यूस करते हैं। ओके, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। फाइबर डाइट शुड बी एनकरेज्ड इन पेशेंट्स विद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अगर मान लो कोई पेशेंट है जिसको आईबीएस हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, तो उस पेशेंट को हमें क्या एडमिनिस्टर करना है कि हमें उसको बोलना है कि अपनी डाइट के अंदर फाइबर क्या करो, इंक्लूड करो। डाइटरी फाइबर उनको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा अपने डाइट के अंदर। बट ये जो कंडीशंस है वो हमें अवॉइड करनी पड़ेगी कुछ कंडीशंस में, यानी कि वो पेशेंट जिनके अंदर हमें क्या देखने को मिले भाई, मेगा कोलन या फिर मेगा रेक्टम। ओके, तो मेगा कोलन और मेगा रेक्टम अगर किसी पेशेंट में होता है तो हमें वहाँ पर डाइटरी फाइबर्स को अवॉइड करना पड़ेगा। ओके, एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है और फ्लैटूस हमें देखने को मिल सकता है। तो ये था यहाँ पर बल्क फॉर्मिंग लग्जेटिव्स के बारे में। बल्क फॉर्मिंग लग्जेटिव्स के बाद अगर अपन बात करें तो सेकंड नंबर पर अपन पढ़ेंगे स्टूल सॉफ्टनर्स के बारे में। ये स्टूल को सॉफ्ट करते हैं और आप इनको एलएसडी जो है इसे याद रख सकते हो। ठीक है, ये ट्रिक है इसका, एलएसडी। L4 यहाँ पर आपको याद रखना है लिक्विड पैराफिन। S4 यहाँ पर आप याद रख सकते हो स्टूल सॉफ्टनर, एंड D से आप याद रखना है यहाँ पर डोक्यूशेट्स। ठीक है, तो स्टूल सॉफ्टनर हमारे पास में 2 ड्रग हैं, कौन कौन सी, लिक्विड पैराफिन और डोक्यूशेट्स। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हम डोक्यूशेट्स के बारे में कि डोक्यूशेट्स क्या है। तो 2 चीज़ें आपको यहाँ पर डोक्यूशेट्स जो हैं उनके अंदर देखने को मिलेंगी। ये 2 सोल्ट हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा कि ये डोक्यूशेट्स के क्या हैं, यहाँ पर सोल्ट्स हैं। कौन कौन से, DOSS, डायोसाइटिल सोडियम सल्फोसक्सिनेट एंड डायोसेटिल कैल्शियम सल्फोसक्सिनेट। तो ये 2 हमारे पास में डोक्यूशेट्स के क्या हैं भाई, कॉमन सोल्ट्स हैं यहाँ पर। और दूसरा आप समझिए यहाँ पर कि ये जो है ये एनाइनिक सर्फेक्टेंट होते हैं। जो डोक्यूशेट्स हैं इनके जो सॉल्ट्स वगैरह हैं ये एनाइनिक सर्फेक्टेंट्स होते हैं यहाँ पे। अब हम मेन मुद्दे की बात करते हैं कि जो हमारे पास में स्टूल सॉफ्टनर्स हैं या फिर डोक्यूशेट्स हैं ये किस तरह से काम करते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पर जो डोक्यूशेट्स है, जो स्टूल सॉफ्टनर है, इसका काम होता है जो सरफेस टेंशन होता है स्टूल का, ये उसको क्या करता है, लोअर करता है, डिक्रीज करेगा। यानी कि जो सरफेस टेंशन होगा स्टूल का उसको क्या कर देगा, ये डिक्रीज करेगा। और ये जब डिक्रीज होता है तो वहाँ पर एक स्पेस बन जाएगा, और स्पेस बनने की वजह से क्या होगा कि वहाँ पर फ्लूइड और जो फैटी सबस्टांसेज हैं उनका वहाँ पर क्या होगा भाई, एक्यूमुलेशन होगा। और जब फ्लूइड जब मिक्स होता है स्टूल के साथ में तो वहाँ पर क्या होगा, स्टूल की सॉफ्टनिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके, तो एक तरह से आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में यही कह सकते हैं कि जो हमारे पास में स्टूल सॉफ्टनर है इनका काम होता है स्टूल का जो सरफेस टेंशन है उसको क्या करना, लोअर करना। ये कब एक्ट करेगा भाई, तो ये एक्ट भी आप ध्यान रखिए, ये विद इन 1 to 3 डेज क्या करेगा, ये एक्ट करेगा। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो ओरली भी हो सकता है और रिटेंशनल इनिमा के थ्रू भी यहाँ पर हो सकता है।
दो रूट हैं यहाँ पर इसके एडमिनिस्ट्रेशन के। यहाँ पर एक नोट लगा हुआ है और नोट में आप ध्यान रखिए कि जो डोक्यूसेट्स हैं ये क्या करते हैं भाई, यहाँ पर ये इंक्रीज कर देते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड पैराफिन, यानी कि जो लिक्विड पैराफिन होता है उसके एब्जॉर्प्शन को क्या कर देते हैं, ये इंक्रीज कर देंगे। इसलिए यहाँ पर अपन को ध्यान रखना है कि हमें कभी भी जो डोक्यूसेट्स है इसको हमें किसके साथ नहीं देना, लिक्विड पैराफिन को साथ हमें इनमें नहीं देना। ओके, ये ध्यान रखिए भाई यहाँ पर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर लिक्विड पैराफिन की, जो अभी अपन बात कर रहे थे कि लिक्विड पैराफिन को डोक्यूसेट्स के साथ नहीं देते, बिकॉज डोक्यूसेट क्या करता है, लिक्विड पैराफिन जो है जब दोनों को साथ देंगे तो इनका एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या हो जाता है, लिक्विड पैराफिन का बढ़ जाता है। लिक्विड पैराफिन क्या है, ये एक मिनरल ऑयल है, ये ध्यान रखिए, ये एक मिनरल ऑयल है। ओके, ओरली इसका क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है स्टूल को सॉफ्ट करने का। ओके, ये जो हमारे पास में लिक्विड पैराफिन है ये एक ल्यूब्रिकेंट इफेक्ट रखता है ये, तो जिसका काम होगा डिफिकेशन जो है उस प्रोसेस को क्या बनाना, स्मूथ बनाना, बिकॉज ये ल्यूब्रिकेशन का काम करेगा वहाँ पे। ये जो कार्डियक पेशेंट है उनमें भी क्या होगा भाई, ये यूजफुल होगा। क्यों भाई, क्योंकि कार्डियक पेशेंट में ये क्या करेगा कि जो स्ट्रेनिंग होती है, जो एक प्रेशर एक्सर्ट होता है स्टूल की वजह से ड्यूरिंग डिफिकेशन, तो ये उस स्ट्रेन को क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। तो आप समझिए स्ट्रेन का मतलब होता है प्रेशर, तो ये डिफिकेशन प्रोसेस के दौरान जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको क्या करता है, ये रिड्यूस करेगा। तो ये जो कार्डियक डिजीज वाले पेशेंट है उनके अंदर ये बेनिफिशियल होगा यहाँ पर, कौन, स्टूल सॉफ्टनर। ओके, अब बात करते हैं अपन कि जो लिक्विड पैराफिन है इसके कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होंगे। तो कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट है, तो नंबर 1 जो एडवर्स इफेक्ट है वो है लिपिड न्यूमोनिया। ठीक है, अब ये लिपिड न्यूमोनिया हुआ क्यों है भाई, तो ये ध्यान रखिए, ये ड्रग जो है उसकी लंग्स के अंदर एंट्री होने की वजह से हुआ है लिपिड न्यूमोनिया। ओके, इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पर कि जो हमारे पास में जो लिपिड न्यूमोनिया हुआ है जो ड्रग के लंग के अंदर एंट्री होने की वजह से, तो हम लोग जो लिक्विड पैराफिन है इसको हम लोग नहीं देंगे। कब नहीं देंगे भाई, एट बेड टाइम्स एंड इन लाइंग डाउन पोजीशन। अगर पेशेंट अगर सोया हुआ है, ठीक है, या फिर बेड टाइम है, सोने का टाइम है, तो उस दौरान हम लोग कभी भी इसको नहीं देंगे, बिकॉज उसमें हमें डर रहेगा कि कहीं पैराफिन जो है वो उसकी लंग्स में एंटर ना हो जाए और लिपिड न्यूमोनिया क्रिएट ना हो जाए, ये कंडीशन डेवलप ना हो। सेकेंडली अगर बात करें लिपिड न्यूमोनिया के बाद, तो हम बोलेंगे कि अगर अपन लॉन्ग टर्म यूज करते हैं अगर लिक्विड पैराफिन का, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है भाई, जो विटामिन ए, डी, ई और के हैं इनका क्या हो जाएगा, मेल एब्जॉर्प्शन होगा, इनका प्रॉपर जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और विटामिन ए, डी, ई के जो है ये ध्यान रखिए, ये क्या है भाई, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। ओके, तो ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म यूज करते हैं लिक्विड पैराफिन का, तो इनकी वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पर मेल एब्जॉर्प्शन हो सकता है फैट सोल्यूबल विटामिन का। और थर्ड जो यहाँ पर जो एडवर्स इफेक्ट होगा वो ये होगा कि यहाँ पर फीकल मैटर जो है उसका लीकेज हो सकता है थ्रू एनल स्फिंक्टर। तो एनल स्फिंक्टर के थ्रू फीकल मैटर का लीकेज होने के भी चांसेस रह सकते हैं, तो उसमें क्लोथ्स जो हैं उनकी स्पॉइलिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो ये 3 एडवर्स इफेक्ट होते हैं लिक्विड पैराफिन के। अब स्टूल सॉफ्टनर के बाद जो हमारे पास में थर्ड ड्रग है वो है स्टिमुलेंट और इरिटेंट लग्जेटिव्स। ठीक है, अब इसके बारे में अपन बात करेंगे। इनके जो एक्शन है वो हमें डायरेक्टली एक्शन देखने को मिलेंगे हमें कहाँ पर, एंटेरिक न्यूरॉन्स पर एंड जीआई म्यूकोसा पर। तो एंटेरिक न्यूरॉन और जीआई म्यूकोसा पर हमें डायरेक्ट एक्शन देखने को मिलते हैं स्टिमुलेंट और इरिटेंट लग्जेटिव्स के। अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कि किस तरह से ये काम करते हैं स्टिमुलेंट लग्जेटिव्स, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये क्या करते हैं, जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है और जो साइक्लिक एएमपी है उनके लेवल को क्या कर देते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए इनके लेवल को ये इंक्रीज करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएज की एक्टिविटी है उसको क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर। वापस बोल रहा हूँ मैं, जो स्टिमुलेंट लग्जेटिव्स हैं ये क्या काम करेंगे भाई, ये प्रोस्टाग्लैंडिन और साइक्लिक एएमपी के लेवल को इंक्रीज करते हैं, जबकि सोडियम पोटेशियम एटीपीएज की जो एक्टिविटी होती है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में उसको क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। ओके, तो ये जब चीज़ें होती हैं कि एक का लेवल बढ़ रहा है, दूसरों का लेवल डिक्रीज हो रहा है, इनहिबिट हो रहा है एक्टिविटी, तो इन सब की वजह से क्या होता है, सिक्रीशन होगा H2O का और इलेक्ट्रोलाइट्स का
बाय द म्यूकोसा। तो जो म्यूकोसा है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा अपन बोल सकते हैं, तो वहाँ से H2O और इलेक्ट्रोलाइट जो हैं इन दोनों का क्या होगा, सिक्रीशन बढ़ जाएगा। और सिक्रीशन बढ़ने की वजह से आप समझ सकते हो कि जो पेरिस्टालसिस है वो स्टिमुलेट होगा। और अगर पेरिस्टालसिस स्टिमुलेट हो गया तो समझो आसानी के साथ में क्या हो सकता है, यहाँ पर डिफिकेशन हो सकता है। अगर मान लो इनका क्रोनिकली अगर क्या कर दिया जाए, यूज अगर किया गया है, तो इनकी वजह से जो कोलन है वो एटोनिक हो सकता है। तो अगर स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स जो है, अगर बार बार आप स्टिमुलेट कर रहे हो कोलन को, जीआईटी को, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, कोलन जो है वो उसकी टोन खत्म हो सकती है, वो एटोनिक हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप लार्ज डोजेज भी अगर लेते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट हैं ये बार बार क्या होंगे भाई, इनका सिक्रीशन बढ़ेगा। तो सिक्रीशन बढ़ने की वजह से इनका लॉस जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर अपन बात करें तो किन किन कंडीशन में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा, तो ध्यान रखिए प्रेगनेंसी जो है उसमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। और इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो हमारे पास में स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स हैं ये यूट्रस जो है उस यूट्रस के अंदर क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि हो सकता है कि यूट्रस में क्या हो, कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह हो। तो प्रेगनेंसी में ये जो ड्रग है हमारे पास में स्टिमुलेंट लैक्सेटिव, ये क्या रहेगी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी। तो स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स के अंदर ही हमारे पास में एक ड्रग है जिसका नाम है फिनोल्फथैलिन। तो ये जो फिनोल्फथैलिन जो ड्रग है इसका जो साइट ऑफ एक्शन है वो कौन सा है भाई हमारे पास में, वो है लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन पर क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि ये जो ड्रग है वो हाईली टॉक्सिक होती है और हाईली टॉक्सिक होने की वजह से अब इसका क्या नहीं करते, यूज नहीं किया जाता। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट ड्रग है यहाँ पर हमारे पास वो है बिसाकोडाइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है। ठीक है, इसका आजकल यूज होता भी है। इसका जो मेजर साइट ऑफ एक्शन जो होगा वो कौन सा होगा भाई, कोलन। तो कोलन पर ये रिएक्ट करते हैं। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ओरली भी होता है और रेक्टल रूट से भी होता है। ओरल रूट की अगर अपन बात करें यहाँ पर तो वो एंट्रिक कोटेड टैबलेट के फॉर्म में होगा और रेक्टल में सपोजिटरी फॉर्म में होता है। तो ये भी आप ध्यान रखें यहाँ पर। ओके, अगर हम लोग इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है अगर वो ओरली अगर करते हैं तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन पर इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो पुअरली होगा, यानी कि इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, कम एब्जॉर्प्शन होगा। तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन अगर करेंगे तो हमें इसका कोई प्रॉफिट नहीं होगा। ये ओरल एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या होगा भाई, ये पुअरली एब्जॉर्ब होता है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। इसका जो एक्टिवेशन है वो एक्टिवेशन कौन करेगा भाई, ये बाउल के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एस्टरेज। तो एस्टरेज एंजाइम है वो क्या करेगा, बिसाकोडाइल का एक्टिवेशन करता है। और एक्टिवेशन होने की वजह से क्या होगा कि अगर हमने इसका ओरल एडमिनिस्ट्रेशन भी अगर दिया है तो इसका जो इफेक्ट है वो हमें 6 से 8 घंटे के बाद देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने जैसे ओरली एडमिनिस्टर किया है तो हमें पता है कि इसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा पुअर होता है, थोड़ा कम होगा, इसका धीरे धीरे होता है। तो 6 से 8 घंटे के बाद जो है हमें इसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए इसमें बोला जाता है कि इसको जब भी एडमिनिस्टर किया जाए इसको हमेशा बेड टाइम पर ही किया जाए। तो ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ओके, अगर ओरल के बजाय अगर रेक्टल सपोजिटरी रूट से अगर दिया जाएगा तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि ये रैपिडली क्या करेगा भाई, ये एक्ट करेगा विद इन एन आवर। ओके, और किसके थ्रू करेगा भाई, ये बाय इरिटेशन ऑफ रेक्टल म्यूकोसा। जो रेक्टल म्यूकोसा है उसमें इरिटेशन कोज करेगा तो ये रैपिडली विद इन हार ही इसके एक्शन हमें देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे पास बिसाकोडाइल है इसके यूजेज क्या है, कौन कौन से यूजेज होंगे इसके। तो यूजेज की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन में इसका यूज किया जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, अगर हमें बाउल को एम्प्टी करना है, खाली करना है हमें, ठीक है, कब, बिफोर एंडोस्कोपी। अगर एंडोस्कोपी करनी हो उससे पहले, कोई सर्जरी करनी हो या फिर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन अगर करना हो तो उनसे पहले हम क्या कर सकते हैं, बिसाकोडाइल एडमिनिस्टर कर सकते हैं ताकि पहले ही क्या हो जाए, बाउल एम्प्टी हो जाए। तो एम्प्टिंग ऑफ बाउल के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्या इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हैं। यस, इसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, लोकल इरिटेशन हो सकती है और इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिल सकता है। बिसाकोडाइल के बाद इसी में ही जो थर्ड ड्रग है वो है हमारे पास सोडियम पाइकोसल्फेट।
ये जो सोडियम पाइकोसल्फेट है ये एक स्टिमुलेंट पुर्गेटिव है, यानी कि एक स्टिमुलेंट और इरिटेंट लग्जेटिव है। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेड टाइम पर होता है और वो भी ओरली एडमिनिस्ट्रेशन होगा ये। और यूज क्या होता है भाई इसका यूज है कि हमें बाउल को अगर एम्प्टी करना है, इवैक्यूएट अगर करना है बिफोर सर्जरी और कोलोनोस्कोपी, तो यहाँ पर हम लोग सोडियम पाइकोसल्फेट का यूज कर सकते हैं। अब स्टिमुलेंट लग्जेटिव्स जो थे उसके बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पर ऑस्मोटिक लग्जेटिव्स के बारे में, अलग से इस पे क्वेश्चन भी आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही। ऑस्मोटिक लग्जेटिव्स जो है ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि ये क्या है भाई, यहाँ पर हमारे पास सॉल्ट्स हैं मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम के। तो मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स हैं ये। और जो मैग्नीशियम और फॉस्फेट जो है ये सैलाइन लग्जेटिव्स हैं। ये ध्यान रखना यहाँ पर कि मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट जो है वो सैलाइन लैक्सेटिव्स हैं। अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पर जो लैक्सेटिव्स हैं इनका जो क्लासिफिकेशन है वो इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पर है। तो ध्यान देखिए, जब भी हम लोग ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स देंगे तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो कैसे होगा, ओरली। ओके, कब देंगे भाई, अर्ली इन द मॉर्निंग में देंगे अपन। ठीक है, कैसे देंगे हम लोग, एम्प्टी स्टमक, खाली पेट देंगे, विद प्लेंटी ऑफ वाटर, थोड़ा बहुत उसको क्या पिलाएंगे, पानी के साथ में हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो ऑस्मोटिक लग्जेटिव्स है इनको ओरली दिया जा रहा है अर्ली मॉर्निंग में और एम्प्टी स्टमक के साथ विद प्लेंटी ऑफ वाटर। ऐसा करने पर क्या होगा भाई हमारे पास में यहाँ पर कि ये अपने एक्शन परफॉर्म करेंगे। और इनके एक्शन कहाँ देखने को मिलेंगे हमें, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पर। अब बात ये भी आती है कि भाई इनके एक्शन कितने समय में हमें देखने को मिलेंगे। ये टैबलेट लेने के बाद हमें विद इन 1 to 3 आवर, 1 से 3 घंटे के अंदर अंदर हमें इसके एक्शन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और हमें ये पता है कि ये जो ड्रग है वो गट के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो ड्रग है वो गट के अंदर क्या नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। और जब ऑस्मोटिक लैक्सेटिव जब एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो क्या होगा, ये वहाँ पर, कहाँ पर, जो ल्यूमन होता है उस ल्यूमन के अंदर फ्लूइड को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ का मतलब होता है खींचना, यानी कि ल्यूमन के अंदर जो फ्लूइड होगा, जो वाटर होगा, उसको क्या करेंगे वहाँ पर खींच के लेके आएंगे। किसके थ्रू, बाई ऑस्मोटिक एक्टिविटी। तो ऑस्मोटिक एक्टिविटी के थ्रू ल्यूमन के अंदर क्या किया जाएगा, फ्लूइड को ड्रॉ किया जाएगा, पुल किया जाएगा। और ऐसा करने की वजह से क्या होगा भाई, जो बाउल है उस बाउल के अंदर वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ने की वजह से बाउल डिस्टेंड हो जाएगा, फैल जाएगा। और फैलने की वजह से वहाँ पर जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट होगा। और उसके स्टिमुलेट होने की वजह से जो वाटरी स्टूल है उसका इवैक्यूएशन होगा। ठीक है, और इसका जो इवैक्यूएशन है वो 1 to 3 आवर्स के अंदर अंदर हो जाएगा। तो मैं एक बार वापस से बताता हूँ आपको कि जो ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स हैं इनको अपन ओरली लेंगे अर्ली मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक में, और साथ में अपन प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि खूब सारा पानी अपन पिला सकते हैं यहाँ पर। और इनका जो एक्शन है वो हमें स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन पर देखने को मिलेगा विद इन 1 to 3 आवर के अंदर। और इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो गट के अंदर नहीं होता, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो जो हमारे पास ये ड्रग है ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स हैं, ये ल्यूमन के अंदर क्या करेंगे भाई, ये वाटर को, जो फ्लूइड है उसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे बाई ऑस्मोटिक एक्टिविटी। और ऐसा करने की वजह से बाउल जो है वो डिस्टेंड होगा, और डिस्टेंड होने की वजह से जो पेरिस्टालसिस है वो स्टिमुलेट होगा। और पेरिस्टालसिस के स्टिमुलेट होने की वजह से क्या होगा भाई, यहाँ पर जो वाटरी स्टूल है वो क्या होता है, इवैक्यूएट होगा, और वो उसमें टाइम लगेगा 1 to 3 आवर्स। तो ये अपन को ध्यान रखना है यहाँ पर। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट आप याद रख सकते हो कि जो मैग्नीशियम सोल्ट है वो क्या करते हैं, जो कोलेसिस्टोकाइनिन है उसके रिलीज को भी क्या कर देंगे, स्टिमुलेट कर देंगे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि मैग्नीशियम सोल्ट की वजह से कोलेसिस्टोकाइनिन का जो रिलीज है वो भी स्टिमुलेट हो सकता है। कई बार क्या होता है कि जो ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स हैं इनका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा क्या होता है, बिटर होता है। ठीक है, तो उस बिटर टेस्ट को अपन क्या करने के लिए भाई, थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए, पेशेंट आपको बोलेगा कि मेरे को ये जो टैबलेट है वो बहुत ही कड़वी लगती है, वो टेस्ट अगर ख़राब होगा तो पेशेंट का भी मन नहीं करेगा लेने के लिए। तो हम उनका एडवाइस करेंगे कि भाई आप इसको फ्रूट जूस के साथ में ले सकते हो। ओके, तो वे आराम से जो उसका बिटर टेस्ट होगा उसको मेंटेन कर देगा। अब अपन बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स के नाम भी देख लेते हैं। तो देखिए भाई, मैग्नीशियम सल्फेट जिसको अपन एप्सम सॉल्ट भी बोलते हैं, ये एक ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आता है यहाँ पर सोडियम फॉस्फेट और लैक्टोलोज। ये सभी के सभी क्या हैं, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स के एग्जाम्पल्स हैं।
जो ऑस्मोटिक लग्जेटिव्स होंगे ये ध्यान रखिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होंगे किस किस के अंदर, यंग चिल्ड्रंस के अंदर, और पेशेंट जिनका रीनल फेल्योर हो, यानी कि पेशेंट जो रीनल फेल्योर से अफेक्टेड है उनको हम लोग ये नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अगर उनको दे देंगे तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि उनमें CNS डिप्रेशन या फिर कार्डियक डिप्रेशन हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एक बड़ा रीज़न है इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन का कि क्यों हम इनको यंग चिल्ड्रन और पेशेंट विद रीनल फेल्योर में नहीं देते। तो कार्डियक डिप्रेशन और CNS डिप्रेशन होने के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं, इसकी वजह से हम लोग ये नहीं देंगे इनको। नेक्स्ट देखिए भाई, यहाँ पर जो हमारे पास में सोडियम फॉस्फेट है, ये सोडियम फॉस्फेट जनरली देखा जाए तो ओरली इसका क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होगा। और ये किस लिए होता है भाई, फॉर कोलन प्रिपरेशन बिफोर सर्जरी और कोलोनोस्कोपी, यानी कि अगर हमें सर्जरी करनी हो या फिर कोलोनोस्कोपी करनी हो तो उस दौरान हम क्या कर सकते हैं, सोडियम जो फॉस्फेट है इसका एडमिनिस्ट्रेशन ओरली कर सकते हैं। और इसका यूज जो है वो एनेमा रूट के थ्रू भी किया जा सकता है। जो सोडियम सोल्ट है ये ध्यान रखिए कि हम इसको अवॉइड करेंगे इन पेशेंट विद जो कि कार्डियक डिजीज से क्या हो, अफेक्टेड हो। तो कार्डियक डिजीज से अफेक्टेड पेशेंट को हम लोग सोडियम सोल्ट नहीं देंगे, बिकॉज हो सकता है कि उनको सोडियम की वजह से हाइपरटेंशन वगैरह वो प्रॉब्लम हो, तो इसलिए हम लोग ये नहीं देंगे। तो ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखिए। ओके, अब इसके बाद हमारे पास में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग आती है जो कि एक ऑस्मोटिक लग्जेटिव ही है, ठीक है। और इसमें अलग से भी कई बार पूछ लिया जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, और वो है हमारे पास में लैक्टुलोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है लैक्टुलोज। क्या है भाई लैक्टुलोज, सबसे पहले ये बात करते हैं। लैक्टुलोज जो है वो एक डाइसैकेराइड है, यानी कि 2 मोनोसैकेराइड से बना होगा। किस किस से, एक का नाम है फ्रक्टोज और दूसरा है हमारे पास में गैलेक्टोज। तो फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो है उन दोनों से क्या बनता है भाई, हमारे पास में लैक्टुलोज बनता है। तो आपने एक नाम सुना होगा गल्फ, GLF, वैसे GULF बोलते हैं, लेकिन आप याद रखना है यहाँ पर GLF, ठीक है। अब यहाँ से GLF से आप समझ सकते हो इसको। G से आपको यहाँ पर याद रखना है क्या, गैलेक्टोज। L से आपको याद रखना है लैक्टुलोज, और F से आपको यहाँ पर याद रखना है फ्रक्टोज। ओके, और ये लिक्विड और पाउडर फॉर्म में क्या होती है, अवेलेबल होती है। अगर हम लोग लैक्टुलोज का अगर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन अगर करते हैं तो ध्यान रखिए ओरल एडमिनिस्ट्रेशन पर ये GI म्यूकोसा जो है उसके थ्रू ये एब्जॉर्ब नहीं होती। तो अगर हमने लैक्टुलोज को ओरली एडमिनिस्टर किया है तो GI म्यूकोसा से ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। ओके, सेकेंडली आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो लैक्टुलोज है, अगर हमने जैसे ही इसका एडमिनिस्ट्रेशन किया है तो ये लैक्टुलोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एसिडिक प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। और इनको कन्वर्ट करने में जो रोल होता है वो किसका होता है, कोलोनिक बैक्टीरिया। तो हमारे कोलोन में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे वो क्या काम करेंगे भाई, वो लैक्टुलोज को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया एसिडिक प्रोडक्ट्स के अंदर। अब इनके कन्वर्जन की वजह से क्या होगा यहाँ पर कि जो एसिडिक प्रोडक्ट यहाँ पर बने हैं वो एसिडिक प्रोडक्ट वो ऑस्मोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ऑस्मोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करके यहाँ पर क्या करेंगे भाई, वो ल्यूमन जो है उस ल्यूमन के अंदर जो फ्लूइड है उसको खींच लेंगे, ठीक है। इसकी वजह से ल्यूमन जो है जो बाउल है वो क्या होगा, डिस्टेंट होगा, और डिस्टेंट होने की वजह से जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो स्टिमुलेट होगा, और स्टिमुलेट होने की वजह से क्या होगा, डिफिकेशन प्रोसेस जो है वो आसान हो जाएगा। तो एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि ये यूजफुल होता है किसमें, कॉन्स्टिपेशन के अंदर। और रीज़न क्या है इसका, ऑस्मोटिक इफेक्ट। ओके, सेकेंडली अपन बात करें तो जो ये एसिडिक प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में, ये एसिडिक प्रोडक्ट जो हैं ये क्या करेंगे भाई यहाँ पर कि कोलन के अंदर ये ल्यूमिनल pH जो है, जो ल्यूमेन की जो pH है कोलन के अंदर उसको क्या कर देंगे, ये डिक्रीज कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। और pH जब डिक्रीज होती है तो हमारे कोलन के अंदर जो ल्यूमन है उस ल्यूमन में जो अमोनिया है वो अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम आयन के अंदर। और आपको पता ही है कि जो आयनिक चीज़ें होती हैं वो कभी भी हमारे गट के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती, तो उनका क्या नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, उनका एब्जॉर्प्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। और एक तरह से इस प्रोसेस की वजह से जो ब्लड के अंदर जो अमोनिया का लेवल था वो यहाँ पर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि डिक्रीज pH हुई थी यहाँ पर हमारे पास में ल्यूमिनल pH के अंदर। इसकी वजह से अमोनियम जो है वो कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, अमोनियम आयन के अंदर। और इसकी वजह से जो अमोनियम है ये क्या नहीं होता भाई, हमारे गट के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। तो इसकी वजह से ओवरऑल देखा जाए तो ब्लड में जो अमोनिया का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज अमोनिया जो है वो कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर, अमोनियम आयन के अंदर। ओके, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप यहाँ पर ध्यान रखिए। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे
कि जो लैक्टुलोज अपन ने पढ़ा है यहाँ पर, इसका क्या बेनिफिट है। ठीक है, जो अपन ने जो लैक्टुलोज की बात कर रहे हैं अपन, तो इसके यूजेज क्या हैं लैक्टुलोज के, तो अपन उसकी बात करेंगे यहाँ पर। और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पर आपको कि जो ये अमोनियम जो लेवल है ये जो डिक्रीज हुआ है ब्लड के अंदर, तो इसका हमें क्या बेनिफिट होगा भाई। तो ये क्या है कि जो हिपैटिक कोमा है, ठीक है, हिपैटिक कोमा जो है उससे क्या करता है, ये बचाएगा। ठीक है, अगर अमोनिया का लेवल अगर बढ़ा हुआ होता तो हिपैटिक कोमा हो सकता था, और अमोनिया का लेवल डिक्रीज हो गया तो हिपैटिक कोमा भी नहीं होगा। तो सेम अभी मैं बात करूंगा यहाँ पर कि जो लैक्टुलोज है इसके यूजेज क्या होंगे। तो नंबर 1 यूजेज तो ये है कि अगर हम यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कर सकते हैं, किस किस के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर और प्रेग्नेंट वुमन के अंदर। अगर हमें ट्रीट करना हो किसको, कॉन्स्टिपेशन को, तो लैक्टुलोज का यूज किया जा सकता है। दूसरा अभी मैंने बताया कि ब्लड ग्लूकोज जो ब्लड है उसके अंदर अमोनिया का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो डिक्रीज होने की वजह से हम लोग हिपैटिक कोमा जो है उससे बच सकते हैं यहाँ पर। ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कि सॉफ्ट टू लूज स्टूल अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो उसमें भी हम लोग लैक्टुलोज का यूज कर सकते हैं। अब यूजेज के साथ साथ में इनके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होंगे लैक्टुलोज के। तो एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, और फ्लैटुलेंस हमें देखने को मिल सकती है, यानी कि गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये था भाई हमारा ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स के बारे में। इसी रेंज में अपन बात करेंगे आगे नेक्स्ट 5-HT4 एगोनिस्ट के बारे में। और जो 5-HT4 एगोनिस्ट है ये एक ड्रग है यहाँ पर, कौन, प्रोकैलोप्राइड। और ये जो प्रोकैलोप्राइड है ये ध्यान रखिए ये एक प्रोकाइनेटिक ड्रग है जो कि क्या करती है, कोलोनिक मोटिलिटी को इंक्रीज कर देता है। अब जब कोलोन का मोटिलिटी बढ़ गया यानी कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ गया तो आसानी के साथ जो है वो डिफिकेशन प्रोसेस हो सकती है। तो इसका जो यूज होगा वो किसके अंदर होगा, अगर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है तो वहाँ पर अपन यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर लग्जेटिव्स जो दूसरे लग्जेटिव्स है अगर उनको रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो हम लोग 5-HT4 एगोनिस्ट का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। इसी रेंज में जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, और यहाँ पर जो ड्रग है वो है हमारे पास में लुबिप्रोस्टोन। ये क्या करते हैं, ये इंटेस्टाइनल सिक्रीशन जो है उसको इंक्रीज कर देंगे, और इंटेस्टाइनल सिक्रीशन इंक्रीज होगा तो ये क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में काम आएंगे, और साथ ही साथ में जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उसमें भी ये यूजफुल होंगे। अब हम बात करेंगे कि जो लग्जेटिव्स जो हैं इनके यूजेज क्या हैं विद प्रेफर्ड प्रिपरेशन। तो यहाँ पर अपन कुछ 6-7 अपन यूजेज पढ़ेंगे लग्जेटिव्स के। पहला यहाँ पर बल्क लग्जेटिव, कि भाई बल्क लग्जेटिव है इसका कहाँ यूज हो रहा है। तो ये जो बल्क लग्जेटिव है इसका यूज हो रहा है अक्यूट फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन के अंदर, जिसमें कि जो कोलन वगैरह है वो उसमें हमें एटोनिक या फिर स्पास्टिक हमें वो देखने को मिल रहा है, तो उसमें हम लोग बल्क लग्जेटिव का यूज कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पर अपने पास आता है यहाँ पर डोक्यूसेट्स या फिर बल्क लग्जेटिव। इनका यूज किया जाता है किसके अंदर भाई, टू प्रिवेंट स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग डिफिकेशन, यानी कि डिफिकेशन के दौरान जो प्रेशर जो लगता है ना उसको रिलीव करने के लिए, रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए डोक्यूसेट्स या फिर बल्क लग्जेटिव का यूज होता है। और स्पेसिफिकली किन पेशेंट के अंदर भी, जो कि कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हार्ट के डिजीज से अफेक्टेड हैं, आई सर्जरी हुई है, जिनकी हर्निया हुआ है, बिकॉज उस कंडीशन में यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर लगता है। ठीक है, हार्ट पर भी इफेक्ट होता है, और आई सर्जरी तो आंखों पे भी फोर्स पड़ता है, और हर्निया अगर किसी को है तो वहाँ पर भी ये दिक्कत हो सकती है। तो उनके अंदर हमें जो स्ट्रेनिंग है उसको प्रिवेंट करने के लिए डोक्यूसेट्स और बल्क लग्जेटिव का यूज किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में लैक्टुलोज। अभी अपन ने बात की लैक्टुलोज की, तो लैक्टुलोज का यूज किस में करेंगे, उन पेशेंट के अंदर जो कि हिपैटिक कोमा से अफेक्टेड हो। तो हमें पता है कि लैक्टुलोज क्या करता है, जो ब्लड है उसके अंदर अमोनिया जो है उसके लेवल को रिड्यूस करता है, और अमोनिया जो है वो अमोनियम में कन्वर्ट हो जाता है आयन के अंदर, अमोनियम आयन NH4+ के अंदर। तो हिपैटिक कोमा में इसका यूज किया जा सकता है। लैक्टुलोज के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास में, लैक्टुलोज भी एक ऑस्मोटिक लग्जेटिव है, तो बिसाकोडाइल या फिर ऑस्मोटिक लग्जेटिव की बात कर रहे हैं अपन। तो इनका यूज किस में होगा भाई, इनका यूज होगा प्री ऑपरेटिवली इन बाउल सर्जरी, कोलोनोस्कोपी और एब्डोमिनल एक्सरे। तो अगर किसी का बाउल सर्जरी हो, कोलोनोस्कोपी हो या फिर एब्डोमिनल एक्सरे अगर है तो उसमें ऑपरेशन से पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑस्मोटिक लग्जेटिव का यूज कर सकते हैं, ताकि बाउल को हम क्या कर सकें, एम्प्टी कर सकें। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास में सैलाइन लग्जेटिव, और ये जो सैलाइन लग्जेटिव है इनका यूज होता है टू एक्सपेल वर्म सेगमेंट, यानी कि जो वर्म्स के जो सेगमेंट है उनको बाहर निकालने के लिए। वर्म कौन हो सकते हैं, लाइक टीनिया सोलियम, ठीक है, जो कि हेलमिंथ्स वगैरह है ना, ठीक है, तो उनके कुछ सेगमेंट हो वर्म्स के, तो उनको बाहर निकालने के लिए सैलाइन लग्जेटिव का यूज किया जा सकता है।
और किस में होगा भाई सैलाइन लैक्सेटिव का यूज़, तो ये भी देखिए यहाँ पर इन ड्रग पॉइजनिंग, अगर किसी तरह की ड्रग पॉइजनिंग है तो जो गट है वहाँ से जो पॉइजनस मटेरियल है उसको हमें बाहर निकालने के लिए, वॉश आउट करने के लिए भी हम लोग सैलाइन लैक्सेटिव का यूज कर सकते हैं। और लास्ट हमारे पास में है यहाँ पर लैक्टुलोज वापस, और इसका यूज होता है जो चिल्ड्रन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उनमें अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम लोग लैक्टुलोज का यूज कर सकते हैं। तो ये था भाई किसके बारे में, लैक्सेटिव्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, थैंक यू।